तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 39। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, अब इसको क्या रीड करना है आपकी चॉइस है, mth पढ़ना है या mth पढ़ना है। ठीक है, मैं mth इसलिए पढ़ता हूँ थोड़ा सा रुक के टी ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, आप बाकी आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी पढ़ लेना। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n एंड द nth टर्म बी 1/m, शो दैट इट्स mnth टर्म। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ये फर्स्ट टाइम आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इस टाइप का पहली बार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जहाँ पे टर्म की जो पोजीशन है वो m की फॉर्म में दे दी, फिर n की फॉर्म में, तो फॉर्मूला ही हमने रटा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि mth टर्म और nth टर्म का जो भी वैल्यू है उसका प्रोडक्ट कर दिया mnth टर्म। ये ऐसे ही है जैसे कि मानो कि 15th टर्म था, 15th टर्म को मैं ऐसे लिख दूं, बात तो एक ही है ना, 5 इंटू 3 15, 15th टर्म, ये भी 15th टर्म ही पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि 5th टर्म को निकाल लोगे और 3rd टर्म को निकाल लोगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहोगे जी ये वाली टर्म बन गई, नहीं। 5 इंटू 3 यानी कि ये अपने आप में जो भी कैलकुलेशन आपको देगी, 5 इंटू 3 कितना आ रहा है 15, तो 15th टर्म, ये मतलब हुआ। तो mnth टर्म मतलब m और n ये इकट्ठा प्रोडक्ट इस चीज का, ये कोई टर्म बन रही है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा ये वही है कि n की जगह पे mn लिख दिया उन्होंने। जैसे कि मैं रूल के हिसाब से पढ़ता था nth टर्म an क्या लिखते थे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आप कहेंगे जी ये हो गया nth टर्म, nth टर्म, जैसे मर्जी अब आप पढ़ लेना। mth टर्म यानी कि a m हो जाएगा, तो n की जगह पे क्या लगा दोगे, m लगा दोगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूं m nth टर्म, तो इसका मतलब यही है कि n की जगह पे mn लगा देना, n की जगह पे mn लगा देना, तो क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को कि इस टर्म को लिखना कैसे है, ये पोजीशन को लिखना कैसे है। mnth पोजीशन है, इसका ये कतई मीनिंग नहीं है कि mth टर्म और nth टर्म का प्रोडक्ट है। वो अगर प्रोडक्ट वाली बात होती तो वो साफ साफ लिखता mth टर्म इंटू nth टर्म, तो ये अलग मीनिंग है, ये अलग मीनिंग है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन सेम नहीं होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, क्लियर हुआ तो बता दो, नहीं हुआ तो बता दो। हो गया, हो गया, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन पे बैक करते हैं। आपके अनुसार, आपके हिसाब से mth टर्म इज 1/n। जैसे कि मैं कहता 5th टर्म किसी एपी की 16 है, तो यानी कि हम ऐसे लिखते a5 इज इक्वल टू 16, कि 5th टर्म पे जो वैल्यू बन रही है वो 16 है, पोजीशन 5, वैल्यू 16। ठीक है, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth टर्म इज 1/n। ठीक है, mth टर्म रूल के हिसाब से यही बनेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, दिस इम्प्लाइज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, और मैं कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्या मुझे a दिया आपने, नहीं, क्या आपने d दिया, नहीं, क्या फिर मैं कुछ कैलकुलेशन के इसके स्टेप बढ़ा सकता हूँ, हाँ, सिर्फ d से अगर चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, खासा फ़ायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दिया। ठीक है जी, आपने कहा nth टर्म b 1/m। ठीक है, आपके हिसाब से nth टर्म की जो वैल्यू है 1/m है। ठीक है, nth टर्म का मतलब ये तो फॉर्मूला है, यानी कि फॉर्मूले में हम किसी टर्म को लिखना इस तरीके से जानते हैं कि nth टर्म के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, वही लिख देते हैं। क्या यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, a मालूम है, नहीं, d मालूम है, नहीं, क्योंकि उसी एपी की बात कर रहे हो आप। अब क्या करेंगे, किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म के बारे में आप बात करना चाहते हो तो पहले उसकी फर्स्ट टर्म बता दो और उसका कॉमन डिफरेंस बता दो, तब बात करना। आपने दो इक्वेशन यानी कि दो टर्म्स की वैल्यूज बता दी ना, वही वाली बात आ गई। न्यूमेरिक फॉर्म में आप अगर न्यूमेरिक यानी कि नंबर की फॉर्म में अगर आप कहते कि 5th टर्म इतनी है 25 है और 10th टर्म 52 है, तो इसकी फला 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 टर्म निकालो, तो हम उन दोनों टर्म से जो गिवन टर्म्स थी उससे क्या करते थे, दो इक्वेशंस बना लेते थे, उसके बाद क्या अप्लाई करते थे, एलिमिनेशन मेथड,
जिससे ए मुझे मिल जाता था, डी मिल जाता था, उसके बाद में आगे काम कर पाता था। तो यहाँ पे भी मेरे को एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ एम और एन की फॉर्म में हमारे कैलकुलेशंस ए और डी की बनती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉल्व करना है उसी तरीके से, वहाँ नंबर होते थे, यहाँ नंबर नहीं है, बस इतना सा फर्क है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखते हैं इसको तमीज़ से, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 अपॉन n, फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 अपॉन m के इज इक्वल टू 1 अपॉन m, सेकेंड इक्वेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही काम करना पड़ेगा। मेन वेरिएबल कौन है हमारे पास, a और d, तो मुझे किसकी वैल्यूज निकालनी है, a और d की निकालनी है, m और n की वैल्यू नहीं निकालनी। तो यहाँ पे m और n को सॉल्व करने मत बैठ जाना, सॉल्व यहाँ पे a और d को ही करना है, यानी कि a और d की वैल्यू से निकालनी है। अच्छा जी, तो एलिमिनेशन में यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि a वाली टर्म्स में वैल्यूज जो है, कोफिशिएंट्स जो है वो सेम है, 1 1 कट जाएंगे, बस इसको माइनस होना पड़ेगा। माइनस करने के लिए वही काम एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 कि a वाली टर्म्स सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, इसलिए साइन सेम पे कटेंगे नहीं, सेकेंड वाली इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। कर दो, माइनस माइनस, ये प्लस था, ये माइनस, ये कट गया, क्या बचा। अब जरा जो बचा उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तसल्ली से, शांति से करें, अभी स्टार्टिंग है, ऐसी गड़बड़ होने के चांसेस बन सकते हैं जो मैं करके नहीं दिखा रहा, जो गड़बड़ होगी। गड़बड़ से बचने का जो तरीका मैं डायरेक्टली वो बता रहा हूँ आपको, यानी कि कैसे लिखेंगे आप इसको, m माइनस 1 जो बचा हुआ है वो सारा कुछ मैं लिख रहा हूँ तमीज़ से, बस m माइनस 1 d, और फिर माइनस, माइनस के बाद ये पूरा लिखना है। तो माइनस के बाद लिखना है, इसलिए प्यारा सा ब्रैकेट, क्योंकि माइनस के बाद जो भी कैलकुलेशन आनी है उसमें साइन का पंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक नंबर नहीं है, एक टर्म नहीं है, 2 टर्म्स है, n भी है 1 भी है। ठीक है, और d तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाला काम जरूर करें आप, जब भी माइनस के बाद कुछ टर्म्स लिखनी है तो ब्रैकेट का एक उपयोग करें। इक्वल के बाद 1 अपॉन n है ऊपर, और माइनस के बाद 1 अपॉन n m है, क्योंकि माइनस के बाद एक ही टर्म है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन बनी है। अब इसमें से किस चीज़ को ढूंढने पे काम जोर कर रहे हैं हम, डी को ढूंढना है, तो डी मुझे सेपरेट करना चाहिए। तो डी मैं क्या करूँगा, ऐसे ले लिया, देखो मैंने इसको ऐसे अपने आप से पहले वाली टर्म को भी ब्रैकेट में बना लिया। ठीक है, या तो आप पहले ब्रैकेट खोल लो, अंदर वाले ब्रैकेट खोल लो, ठीक है, फिर आप अगले स्टेप में डी बाहर निकाल लेना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, मुझे मालूम, आपको भी दिख रहा है कि डी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है, तो यानी कि मैं इस माइनस के हिसाब से देखूँ तो 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में से डी कॉमन है, तो मैंने डी अभी कॉमन निकाल लिया। क्या बच गया, m माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई, डी की जगह पे 1 बचेगा, तो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि 1 बचा वहाँ पे, और फिर ये वाला माइनस माइनस ही रहा, और n माइनस 1, डी से मल्टीप्लाई थी, डी बाहर आ चुका है, इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा। 1 दिखाने की जरूरत तो है नहीं ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एम एन एलसीएम आ गया, यहाँ बच गया m माइनस n। एलसीएम के बाद क्या होता है आपको मालूम ही है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो बचता है न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसको डिवाइड करा, क्या बचेगा, n बचेगा, जो n बचा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, n आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, मैं दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ इसको। ब्रैकेट के अंदर ही कैलकुलेशन बन जाएगी, यहाँ पे m माइनस 1, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का n प्लस का 1, क्या होगा यहाँ पे 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ पे m माइनस n प्लस माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इस बेचारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d के साथ बचा m माइनस n, किसके इक्वल, m माइनस n अपॉन में mn। ठीक है, अगर मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा उठ के दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई वाली टर्म जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है तो आपको मालूम है वो डिवाइड में चली जाती है, और उसका साइन भी चेंज नहीं होता। m माइनस n अपॉन में mn ये था, ये वाली टर्म जब उधर गई, कौन से वाली, ये ग्रीन मार्कर नहीं आया, ये रहा ग्रीन वाला टर्म जब उधर जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ये माइनस है, डॉट नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कट जाएगा। क्या बचेगा, डी की वैल्यू 1 अपॉन mn, ये एक वैल्यू मिल गई डी की, मतलब कि डी मुझे ढूंढना था तो डी का एक, मतलब कि डी मिल गया मुझे, डी का एक आंसर नहीं, डी का एक ही आंसर आना है, और डी मुझे मिल गया। ठीक है, अब क्या करें, इस डी की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन किसी में भी कर दो, दोनों एक जैसी हैं। इक्वेशन 1 में लगा रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस m माइनस a प्लस
m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ए का ए रहा, m माइनस वन का m माइनस वन रहा, d की जगह पे लगा दिया 1/mn। ठीक है जी। अब क्या होगा, इस चीज़ का मतलब ये हो गया, मैं एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि मुझे अब किस चीज़ को सॉल्व करना है, ए को निकालने बैठा हूँ ना, तो ए को सेपरेट करूँगा। ए तो सिर्फ यहीं पे ही है और कहीं है ही नहीं है, तो ये तो बेचारा आराम से सेपरेट हो जाएगा, बस इसको धक्का मार दो वहाँ पे, तो ये वाला प्लस का साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/n माइनस m माइनस 1/n में mn, ये आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका और इसका एलसीएम, मैं आपको कहूँ 2 और 4 का या 8 का एलसीएम निकालो तो क्या बताओगे, 2 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 8 आता है, 8 आता है। अच्छा, 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 4 ना, 8 को ऐसे लिख सकते हो, तभी तो तुमने एलसीएम में कहा कि 2 और 2 तो कॉमन था, 2 लिख दिया, और 4 का 4 लिख दिया, तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8। ऐसे यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम लोगे तो दोनों में से n पार्ट तो कॉमन है ही, n पार्ट तो एलसीएम में आना ही आना है, साथ में m फालतू और आ रहा है तो m भी लेना पड़ेगा, तो mn एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। यहाँ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, एलसीएम के बाद वाली कैलकुलेशन, ये वाली जो कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ, ये हमने बतेरी बार करी हुई है, बतेरी बार। अगर नहीं आ रही, काम इस पे नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ी तो पहले ही m माइनस वन इंटू 1/mn कर लेते तो क्या होता। एक सेकंड, क्या कह रहे हो जी, बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो, मैंने सुना नहीं था ठीक से। सर जी सेकंड स्टेप के अंदर आपने m माइनस वन को मतलब उसके पूरे के अपॉन के अंदर mn डाल दिया। हाँ। अगर हम इसको m अपॉन में mn करें और माइनस में माइनस 1/mn कोई फर्क करते नहीं हैं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे तो दो 1/n यहाँ पे कट जाएगा ना आराम से। सर सेकंड स्टेप यहाँ थर्ड स्टेप के कर अंदर फिर सकते हो, 1/n कर आ सकते जाएगा हो, पॉजिटिव। कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन फिर भी एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना, आपको करके बताता हूँ। यहाँ देखो, इसके बाद आप कह रहे थे ऐसे कर देते, a प्लस 1/m/mn माइनस 1/mn, यही करते, यस सर। फिर क्या होता, m से m कट जाता, तो हाँ सही कह रहे डायरेक्ट हो, 1/n बच हाँ जाता। 1/mn हमारे पास डायरेक्टली आ जाता। हाँ ठीक बात है, कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कर लेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पे भी नहीं है, वो भी कर सकते थे जो करण ने बताया। ये वाले में थोड़ा सा तुम्हारे को आसान ये लगता कि 1/n आ गया, ये प्लस वाला उधर जाता, माइनस हो जाता, ये और ये कट जाता डायरेक्टली, एलसीएम लेना नहीं पड़ता, बस इतना फर्क आ जाता। ठीक है, कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि 1/mn बचता। तो यहाँ पे भी हमारा वही बचेगा, करके बता रहा हूँ। इसको और इसको जब हम एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा, m बचेगा, m की 1 से मल्टीप्लाई m आ जाएगा, और माइनस के बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, mn की mn से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 की न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई वही बचेगा, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए साइन भी चेंज होंगे, माइनस का m और प्लस का 1 आता, m से m कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/nm। ठीक है, और जो करण ने बताया, मैं वो वाला भी यहाँ पे रेड पेन से लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना रहे कि वो सर ने क्यों नहीं करा दिया। कर सकते हो, जैसा दिमाग तुम्हारा चल पाए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हम ऐसे ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कराते नहीं हैं, चलो फिलहाल मैं करा रहा हूँ क्योंकि काम हमारा आसान बन रहा है। यहाँ पे 1/mn की इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया m/mn, फिर 1/mn की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 1/mn, और किसके इक्वल, 1/n के इक्वल। यहाँ फ़ायदा ये हुआ कि ये m से m कट गया, ये बच गया a प्लस 1/n माइनस 1/mn, इसके इक्वल। a की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों टर्म्स उठ के उधर जाएंगी, साइन चेंज कर देंगी, तो क्या होगा, देखो 1/n का 1/n रहा, ये वाला उधर गया तो माइनस का हो गया, ये वाला उधर गया तो प्लस का हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, वो एलसीएम नहीं लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये सेम वैल्यू से कट गई प्लस और माइनस में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn। दोनों तरह से हमारा आंसर तो सेम आया। ठीक है, स्टेप्स यहाँ पे भी थे, स्टेप्स यहाँ पे भी हैं, जो आपको ठीक लगे। ना मैं कहूँगा ये मुश्किल है, ना मैं कहूँगा ये ये आसान है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि ये मुश्किल है और वो आसान है, आपके ऊपर लगने पे है बात कि आपको कौन सी चीज़ हल्की लग रही है और कौन सी भारी लग रही है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn, d की वैल्यू भी 1/mn ही आई है।
ठीक है जी, दोनों के आंसर सेम आ गए, ए के भी और डी के भी। अब क्या कह रहे थे आप क्वेश्चन में? आपने क्वेश्चन में कहा है इसकी mth टर्म जो है 1 आएगी, ये हमें शो करना है। हो सकता था वो कहता फाइंड करो mth टर्म, तो भी आंसर हमारा 1 ही आना है। तो करते हैं उसको काम, mth टर्म निकालते हैं। वो मैंने ऊपर वैसे लिखवा रखा है कि वो क्या बनेगी। तो mth टर्म ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। चलिए ठीक है, तो a की जगह पे वैल्यू आ गई 1/mn, यहाँ से a की जगह पे वैल्यू ये वाली लगनी है mn माइनस 1, और d की जगह पे भी क्या आएगा 1/mn। ठीक है जी, लगा दिया। a की वैल्यू भी यही थी, d की वैल्यू भी यही थी। अब यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से ब्रैकेट खोल लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा mn अपॉन में mn, फिर माइनस के बाद 1/mn। तो क्या हुआ 1/mn प्लस में है, माइनस में 1/mn है, ये m और n है, ये दोनों अगर एक जैसे लग रहे हैं तो m और ये n है, ऐसे यहाँ पे भी m और n है। ठीक है, तो ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा, mn से mn कट गया, 1 बचा। तो mnth टर्म किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई ना, जो यहाँ पे बचा होगा 1 में से, यानी कि इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करो तो 0 हो गया, और mn को mn से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 2 में से 2 को माइनस करो 0, 2 और 2 को डिवाइड करो 1 आता है ना। तो वही बात हो गई यहाँ पे, mn और mn को डिवाइड करा 1 आया, ये और ये तो कट के 0 हो गया। तो mnth टर्म कितनी आई 1 आई, यही मुझे प्रूव करना था। आया समझ में कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? कुछ पूछना चाहते हो, आगे बढ़ूं? चलिए 40th क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहां पे भी उसी तरीके से बोला गया है, इफ द pth टर्म, अब pth टर्म थोड़ा सही लगता है ना। तो अगर pth टर्म यानी कि p वाली टर्म पोजीशन की जो टर्म है वो q आंसर देती है मुझे, यानी कि p पोजीशन पे q नंबर लिखा हुआ है और q पोजीशन पे qth टर्म जो है वो p है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं पहले फटाफट से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP, यानी कि p वाली टर्म की जो वैल्यू है वो q है, इसका मतलब रूल के हिसाब से हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये q के इक्वल है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड qth टर्म यानी कि aq, n की जगह पे q जब रख देंगे तो रिजल्ट आता है p के इक्वल। ठीक है जी, अगर मैं इसमें रूल लगा दूं nth टर्म वाला, n की जगह पे q लगा दूं तो ये बनेगा ना a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, p के इक्वल। ये सेकेंड इक्वेशन, ना आपने a दिया ना आपने d दिया, तो ये सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे होगा कि यहाँ पे भी मुझे a और d निकालना पड़ेगा। अब वो a और d क्या p और q की फॉर्म में आते हैं या कोई नंबर की फॉर्म में आ जाते हैं, ये एक अलग बात है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, q के इक्वल। यहाँ चाहो तो आप ब्रैकेट यहीं पे भी ओपन कर सकते हो, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो रहे हैं नीचे वाली के, ताकि a वाली टर्म्स कट सकें। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे d वाली टर्म कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा जब d कॉमन ले लूँगा तो p माइनस 1। ठीक है, और p माइनस 1 के बाद माइनस के बाद q माइनस 1 था, तो माइनस से मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो माइनस का q प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ पे आएगा q माइनस p, ये कैलकुलेशन बचेगी। माइनस से प्लस वाला 1 कट गया तो d के साथ आ गया p माइनस q, और इक्वल में था q माइनस p। अच्छा, अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दो तो दोनों टर्म्स एक जैसी ही हैं, यानी कि दोनों लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, चलो मैं पहले लिख देता हूँ। d की वैल्यू कितनी आएगी q माइनस p अपॉन में p माइनस q। ये ऊपर और नीचे में फ़र्क क्या है, जो ऊपर प्लस वाली वैल्यू थी वो नीचे माइनस वाली वैल्यू है, जो ऊपर माइनस वाली वैल्यू थी वो नीचे प्लस वाली वैल्यू है। तो ऐसा करूँ ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, जब माइनस कॉमन लूँगा तो जो प्लस वाली वैल्यू वो माइनस की बन जाएगी और माइनस वाली प्लस की बन जाएगी, इसको बोलते हैं माइनस कॉमन लेना। तो अब माइनस कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट डालोगे, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ थी एक्चुअल में जो वैल्यूज़ थी उनके एक्चुअल साइन चेंज कर दोगे, जो माइनस का था वो प्लस का कर दोगे, जो प्लस का था वो माइनस का कर दोगे, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं माइनस कॉमन लेना। ठीक है,
समझ में आया ना कि ऊपर q प्लस का था मैंने माइनस का कर दिया, ऊपर p माइनस का था मैंने प्लस का कर दिया, और बाहर अलग से एक माइनस लगा दिया ब्रैकेट के, तो इसका मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये और ये कट गया, -1 बच गया। देखो आपके सामने है कि क्वेश्चन p और q की फॉर्म में दिया हुआ था कि pth टर्म इतना, qth टर्म इतना, लेकिन इसका d देखना क्या आया, -1। वो p और q की फॉर्म में नहीं आया। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि क्वेश्चन p और q की फॉर्म में होगा तो हमारा आंसर p और q की फॉर्म में आना जरूरी है, नहीं। यहाँ पे एक नंबर आ गया हमारे पास -1, ना इसमें p बचा ना इसमें q बचा, ठीक है। अब मैं a निकाल लेता हूँ, तो ये वाली वैल्यू को पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस पी माइनस वन, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, a प्लस पी माइनस वन और d की जगह पे -1 लगा दिया। a -1 से इसको मल्टीप्लाई करा माइनस का p, -1 से इसको मल्टीप्लाई करा प्लस का 1, किसके इक्वल q के। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू देखो कितनी गंदी आई है, q प्लस p -1। ये वाली वैल्यू उधर भेजनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू भी उधर भेजनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सिर्फ a निकालना है। a को सेपरेट कर लिया, बाकी सब कुछ उधर धक्का मार दिया, धक्का मार दिया तो ये बचा। ये कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा। d बड़ा प्यारा आया -1, a बहुत खतरनाक आ गया, उसमें p भी बच गया, a भी बच गया, नहीं सॉरी q भी बच गया, p भी बच गया, नंबर भी बच गया। चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं। अब आपने क्या बोला है, आपने कहा है कि इसकी जो nth टर्म है ना वो ये बन जाएगी। तो मैं nth टर्म अपना रूल लगाता हूँ, उस पर काम कर लेता हूँ। हमारे हिसाब से nth टर्म होगी a प्लस n-1 इंटू में d। चलिए a की वैल्यू खूबसूरत सी q प्लस p -1, ये a की वैल्यू आई, प्लस n-1, अच्छा जी n-1, और d की जगह पे कितना लगाना है, -1। ठीक है, यही है ना, d की जगह पे ऊपर बता रखा है, ये रहा d। यहाँ पे मैं अलग से लिख भी देता हूँ कि जो d की वैल्यू है ये -1 आई है। ये d को सोल्व कर रहे थे ना, तो मैंने अलग से लिख दिया नीचे कि d -1 है, तो d की जगह पे -1 लगा दिया और a की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, q प्लस p -1 किससे मल्टीप्लाई, माइनस का n, -1 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट को अब नहीं भी लगाऊं तो चलेगा, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई थोड़ा ना होना रह गया, नहीं होना रह गया। तो ये -1 और ये प्लस का 1 कट गया, क्या बच गया मेरे पास, q प्लस p माइनस का n, ये बन गई मेरे पास nth टर्म। क्या उन्होंने भी यही बोला हुआ है, उन्होंने p पहले लिखा है, मैंने q पहले लिखा है, लिखे दोनों प्लस के माइनस का n, यही हमारा है p प्लस क्यू माइनस n, हमारा भी यही आ रहा है p प्लस क्यू माइनस n। ठीक है, समझ में आया। यस सर। सर ये 60 जैसी वर्ड प्रॉब्लम सब कटी हुई है ना। अभी इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, ये हमारा ऑप्शनल के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम, एक बार ही कर ही लेते हैं इसको। अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर दूसरी मीटिंग जो स्टार्ट करेंगे हम उसमें फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्वेश्चंस की। अब मैं दूंगा, आप करके बताना मुझे। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ ही है ना, हाँ, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म
और 7th टर्म का जो सम है वो 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है हमारे को, थर्ड टर्म और 7th टर्म का जो सम है वो 6 है और जो थर्ड टर्म है और 7th टर्म है उसका प्रोडक्ट 8 है। फाइंड द सम ऑफ 16th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म। 16th टर्म नहीं आएगा, ये गलत है, 16 टर्म्स आएगा। 16th टर्म का सम कैसे होता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म, ये गलत है, ये लिखना ही गलत है, ये ऐसे लिखना गलत है। 16 टर्म्स आएगा, यहाँ पे TH नहीं आएगा ऊपर। ठीक है, तो थर्ड टर्म कितना होगा? a प्लस 2d। 7 टर्म कितना होगा? a प्लस 6d, 6 के इक्वल, a और a 2a, 2d और 6d 8d। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं आप। ये मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड वाला शायद से, सेकंड या थर्ड। ठीक है, ये 2 जो कॉमन आया था वो इधर जाके डिवाइड, यहाँ पूरे में से इकट्ठा ही कॉमन ले लेता तो यहाँ पे डायरेक्टली 3 आ जाता। और अगले स्टेप में जो कॉमन होता है, अगर पूरी इक्वेशन में से लिया है, यानी कि इक्वल के उधर से भी लिया है इधर से भी लिया है, लेने का फ़ायदा ही तभी होता है। अगर इधर से कॉमन है उधर से नहीं है तो इस लिए हुए कॉमन का कोई मतलब नहीं बनता, वापस वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। लेकिन इस टाइम पे ये जो कॉमन आ गया ये यूज़फुल है क्योंकि इक्वेशन छोटी कर गया हमारी। अब अगले स्टेप में ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 इन दोनों में से कॉमन होता, अगर ये मानो कि ऐसे होता 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, तो मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन लेता मुझे कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब कॉमन लेने के बाद ये इक्वल के इधर जाएगा और इसको काटेगा नहीं, काटेगा नहीं तो वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब इक्वल के बाद से भी कोई नंबर, यानी कि इस साइड से कॉमन है इस साइड से नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, उस कॉमन को लेने का मतलब ही नहीं है। कॉमन लेने का फ़ायदा ही तभी है जब इधर से कॉमन है साथ में इधर से भी वो निकल रहा है, ताकि अगले स्टेप में वो इक्वेशन छोटी हो जाए। अगर इसी पार्ट को, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को मैं इसी नीचे वाले के तरीके से करता कि पहले 2 में से कॉमन ले लेता 2, तो ऐसे लिखा जाता a प्लस 4d और किसके इक्वल 6 के, तो अगले स्टेप में उसी के जैसे वो नीचे आ जाता। यहाँ पे आने के बाद काट दिया ना उसने इसको, तो देख रहे हैं आप a प्लस 4d किसके इक्वल आया? 3 के। 2 बचा इसमें कहीं पे? नहीं बचा, इसलिए वहाँ डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि जो तीनों में से कॉमन है, इक्वल के इधर से भी और इक्वल के उधर से भी, जो वैल्यू कॉमन है वो अगले स्टेप में गायब हो जाएगी। वो गायब क्यों? ये आपके सामने है कि वो पहले इस साइड में से कॉमन लिया हमने वो नंबर और अगले स्टेप में वो दूसरी वाली के नीचे चला गया, उसको डिवाइड कर दिया उसने, खत्म कहानी। ठीक है, तो कॉमन लेना कब है और उस कॉमन लिए हुए से क्या फ़ायदा होता है, ये हमेशा आपको बात ध्यान में रहनी चाहिए। समझ के चलो, हर चीज़ को रट के नहीं। तो ये जो कॉमन आया अगले स्टेप में यही बचेगा। ये 2 कहाँ गया? अब मत मुझसे पूछना कभी आगे। अच्छा, अगले स्टेप में आपने, मतलब कि अगले केस में या आगे की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये है कि उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 8 है, यानी कि a प्लस 2d, a प्लस 6d का प्रोडक्ट 8 है। मल्टीप्लाई करा देते हैं, a स्क्वायर, देखो यहाँ मल्टीप्लाई अगर मैं करा रहा हूँ तो कितना आ रहा है? a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसमें और सॉल्व क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब इसको और इसको एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर भी है, d स्क्वायर भी है, ad 2 बार है, चलो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, 8d बन जाएगा। लेकिन फिर भी 8ad बन जाएगा, फिर भी यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर d स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे ad है, यहाँ पे ad नहीं है, यहाँ पे AOD है, वहाँ पे AOD खाली नहीं है, तो एलिमिनेशन नहीं लग सकता। लग सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन मेथड। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो 3 माइनस 4d आएगी और ये वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ लगाने बैठूँ तो a की जगह पे कितनी बार मुझे 3 माइनस 4d लगाना पड़ेगा? 1 बार, 2 बार, 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार लगाना पड़ेगा, तो 2 बार लगा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। जो a लगाऊंगा उसकी पावर 2 भी करनी पड़ेगी, यानी कि 3 माइनस 4d का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी रहेगी। अगर मैं ये वाला स्टेप करता ही नहीं तो देखो कितनी आसानी रहती मेरे लिए, ये वाला स्टेप करता ही नहीं, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता, इसी ब्रैकेट की फॉर्म में ही लगा देता कि अब ये वाली वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 में, ये थी इक्वेशन नंबर 2, अब इस जगह पे ही लगा दूं तो कैसे फ़ायदा होगा? देखो a की जगह पे आ गया 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d,
इससे क्या फ़ायदा मिला मुझे, 3 माइनस 2d आ गया। 4d और 2d को सॉल्व करेंगे, माइनस का 4d और प्लस का 2d कितना आ जाएगा, माइनस का 2d। और यहाँ पे 3 माइनस का 4d और प्लस का 6d, इनको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 2d आ जाएगा। कहीं पे मुझे दो जगह पे लगाने के बाद एक जगह पे पावर 2 नहीं करनी पड़ी और लंबी कैलकुलेशन नहीं बनी। ये कैलकुलेशन अपने आप में बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब भी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x की जगह पे इसमें क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, किसके इक्वल 8 के। क्वेश्चन अच्छा है, आगे कैलकुलेशन बहुत प्यारी आने वाली है इसकी, नई बात समझोगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, माइनस का 4d स्क्वायर किसके इक्वल आया, 8 माइनस 9 के, माइनस का 4d स्क्वायर किसके इक्वल आया, माइनस 1 के, माइनस से माइनस कट गया। d स्क्वायर कितना आया, 1/4, d की वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस और माइनस के साथ, क्योंकि d का स्क्वायर था और स्क्वायर हटा के जब भी सामने रूट करूंगा तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। क्या यहाँ पे नेगेटिव आंसर इग्नोर करना पड़ेगा मुझे, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन बनाएगा ये नहीं। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि कॉमन डिफरेंस किसी क्वेश्चन में प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ये इग्नोर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल नहीं लिख सकते माइनस वाले आंसर को। तो यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन, यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन जो आपने दिया है उसके हिसाब से d प्लस का भी मैं आंसर दे पा रहा हूँ और माइनस का भी दे पा रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पे a भी मेरे पास अलग अलग आने वाले हैं। ठीक है जी, कौन कौन से दो कंडीशंस पे काम करते हैं। इन केस 1 इफ d इज इक्वल टू 1/2, अगर मैं d को पॉजिटिव वैल्यू के साथ ले लूँ तो a कितना मिलेगा, a की वैल्यू को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, a है 3 माइनस 4d के इक्वल 3 माइनस 4d, d की वैल्यू 1/2, तो a आ जाएगा 3 माइनस 2 1 के इक्वल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो AP बनेगा वो बनेगा फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म, इसमें क्या करना पड़ेगा 1 प्लस 1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा, सेकंड टर्म ये बनेगी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा AP। ठीक है, अच्छा इन सेकंड केस d की वैल्यू बन रही थी माइनस का 1/2। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू डी माइनस का 1/2, 3 माइनस माइनस प्लस का 2 5, डी की a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे जो AP बन रहा है एक तरीके से वो ऐसा बन रहा है कि फर्स्ट टर्म 5 आ रही है और सेकंड टर्म कितनी आ रही है 5 में से 5 में डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस तो नेगेटिव है यानी कि माइनस 1/2 करना पड़ेगा, और इस तरीके से AP चलेगा। अगर मैं स्टेप बढ़ा लूँ कैलकुलेशन का तो यहाँ पे आ जाएगा, तो d की वैल्यू कैसे निकाली, ये तो रही ऊपर माइनस 1/2 प्लस और माइनस का 1/2, ये रहा d, ये चल तो रही है कैलकुलेशन। करण सर पॉजिटिव, हाँ बोलो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डी में कोई बाउंडेशन थोड़ी ना कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता डी। बोलो करण, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या प्रॉब्लम है, मीटिंग एंड होने वाली है। सर हो गया डाउट क्लियर। अच्छा, बड़ी गड़बड़ वाली बात कर दी तूने, ये क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट मीटिंग में जाएगा लगता है। 5 हाँ जी, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई 5 और सेकंड टर्म बनेगी 5 में डिफरेंस को प्लस करके, लेकिन यहाँ नेगेटिव डिफरेंस है इसलिए माइनस हो जाएगा ये अपने आप। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा 5 इंटू 2 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9/2। ये AP इस तरीके से चलेगा और ये वाला AP इस तरीके से चलेगा, जिसकी फर्स्ट टर्म बनी 1, सेकंड टर्म बनी 3/2, दूसरे वाला AP बनेगा, अगर D की वैल्यू को नेगेटिव 1/2 लेता हूँ और A की वैल्यू को 5 जो कैलकुलेशन से आया वो बना 5 और 9/2, और ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या पूछा है जी आपने, बाबूजी ने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। ओके, SN की वैल्यू, यानी कि मुझे AP की फिलहाल जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझा दिया कि AP इस तरीके से दो अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने AP नहीं पूछा था, यहाँ पे दोनों उन्होंने सिर्फ 16 टर्म्स का सम पूछा था,
लेकिन यहाँ पे दो एपी बन गए, यानी कि दो अलग अलग ए आए, दो अलग अलग डी आए, तो यानी कि दो अलग अलग एपी बन गए। दो अलग अलग एपी बन गए तो उनके अंदर उनकी 16 टर्म्स का सम क्या आ रहा है, ये मेरे को देखना पड़ेगा कि सेम तो नहीं आ रहा। तो एस एन का रूल लगेगा यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 16 मतलब 16/2। तो यहाँ पे केस 1 के अंदर एस 16 निकाल रहा हूँ, केस 1 के अंदर एस 16 सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि जहाँ पे जो ए है वो प्लस का 1 है और जो डी है वो प्लस का 1/2 है। ठीक है, आपके सामने है। केस 1 के अंदर डी पॉजिटिव लिया था मैंने, तो ए भी मुझे पॉजिटिव मिला था, वो भी 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू को मेरे को 1 लगना पड़ेगा। एन की जगह पे तो 16 आना है, 16 में से 1 जाएगा 15 आ जाएगा, 16 - 1 15 होता है, और डी की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 16 और 2 को जब काटेंगे तो 8 आएगा, 2 × 1 2, 15/2। ये कटता नहीं है, बड़ी बुरी बात है ये। 2 एलसीएम आ गया यहाँ पे आ जाएगा 4 + 15 76। तो यहाँ पे केस 1 के अंदर फर्स्ट 16 टर्म्स का जो सम है प्लस का 76 आया। कितना आया? प्लस का 76, पॉजिटिव 76। ठीक है, केस 2 के अंदर ए की वैल्यू मुझे लेनी थी, जो मिली थी कैलकुलेशन से वो 5 थी, और डी की वैल्यू यहाँ पे -1/2 थी। मुझे S16 का रूल लगाना है। यही बनेगा, ए की जगह पे 5 और डी की जगह पे -1/2। अगेन 16 और 2 को काटेंगे तो 8, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 15 और -1/2 की मल्टीप्लाई माइनस का 15/2, 8 का 8 रहेगा। यहाँ पे 10 × 2 20 हो जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5 आएगा, 5/2। ठीक है, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा, 5 × 8 नहीं 5 × 4 20। तो केस 2 में 16 टर्म्स का सम 20 आया, यानी कि दो अलग अलग एपी में मुझे दो अलग अलग सम ही मिले हैं। ठीक है, तो आंसर देखना पड़ेगा ना इसका, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा 76 और 20, दो ही आंसर थे। ठीक है, वहां पे स्टार्टिंग में कहीं क्वेश्चन में दे रखा था उसने कि 2 एपी बन जाएंगे, कैलकुलेशन ने अपने आप दिया, सब कुछ अपने आप हुआ, कुछ भी रट के जाने की जरूरत नहीं है हमें, कुछ भी नहीं रटना, सब कुछ कैलकुलेशन ने हमें देना है कि 2 एपी बन रहे हैं। यहाँ पे गिवन कंडीशन के हिसाब से 2 एपी बन गए, 2 पे काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, पेट में दर्द, सर में दर्द को छोड़ के तो बताओ क्वेश्चन से रिलेटेड। एग्जाम में दोनों एपी बना के आने होंगे? बिल्कुल जी, दोनों एपी बनाने नहीं होंगे, दोनों बार हमें सम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि डी मैथ्स के अंदर अभी नहीं, 11th में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें कि हाँ, जो हम सोच हमारी छोटी थी अब बड़ी हो जाएगी 11th में जाके। जैसा कि यहाँ दिखने में नज़र आ रहा है कि हमें दो डी कहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर इग्नोर करना था, कहाँ हम ले सकते हैं, ये सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं, कुछ भी रट के नहीं चल सकते। कि जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देते थे, चैप्टर 4 के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन में इग्नोर करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केस हमारे को पूछता था एज से रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड, पैसे से, रुपए पैसे से रिलेटेड, यानी जो भी चीज़ है वो डिस्टेंस से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, तो वो नेगेटिव होते ही नहीं थे, इसलिए वो सारे केसेस में नेगेटिव इग्नोरेबल था। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ हुआ, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ना, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हमने लिख दी। फिर यही चैप्टर 4 में अगर मैं कहता कि ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डी, या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहते जी -1/2 हो ही नहीं सकता, इग्नोरेबल है, इग्नोर करो। लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस पे है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर ये ए पे होता, यानी कि फर्स्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा होता और ए की वैल्यू ये आई थी सेम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो ए की वैल्यू लिखते हैं आप √1/4 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों आंसर इग्नोरेबल नहीं थे, मतलब कि दोनों के दोनों आंसर मुझे लेने पड़ते, क्योंकि ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। यही सेम क्वेश्चन सेम चैप्टर पे आ जाता एपी पे, लेकिन ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा होता,
फिर मैं कहता जी एन फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इस क्वेश्चन को एन सॉल्व ही नहीं कर पाता, यानी कि किसी भी एपी के अंदर ये एन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था +-1/2, क्योंकि एन ना तो फ्रैक्शन में हो सकता ना नेगेटिव हो सकता। तो 1/2 फ्रैक्शन है और -1/2 फ्रैक्शन के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो दोनों ही केस मेरे इग्नोरेबल थे, नॉट पॉसिबल थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझ के चलना होगा कि कौन सी चीज कब हम ले सकते हैं और कब नहीं। सर अब अपने आप करने के लिए दे रहे हो क्वेश्चन? मैं दे देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं दे देता हूँ करने के लिए, आप करो। ये रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत टेढ़े टेढ़े भी हैं, अच्छे अच्छे भी ये क्वेश्चन है। हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया सामने एक। क्वेश्चन नंबर 58 आप ट्राई कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे कॉपी कर रहा हूँ, मतलब कि पेज पे कॉपी कर रहा हूँ, शीट पे कॉपी कर रहा हूँ, और आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न है 1 करोड़ के लिए। चलो करो। हाँ जी, ये कितने बच्चों से अभी नहीं हुआ? जिनको नहीं आ रहा वो हाथ खड़ा करें, फटाफट से बताएं मुझे, ताकि मैं या तो ये कराऊं नहीं तो फिर आगे बढ़ूं। किन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा वो करें हाथ खड़ा। अच्छा जी, खुशी ने, यशवी ने हाथ खड़ा किया है, वेरी गुड। करण ने हाथ किया है खड़ा, पीयूष ने। बेटा ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा 58 नंबर वाला। चलो काफ़ी बच्चे हैं जिनसे नहीं हो पा रहा, ठीक है जी, करा रहा हूँ। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, 20 टर्म्स का सम, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम की बात कर रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कैसे लिखोगे? S 20 ऐसे लिखोगे? हाँ जी हाँ, ऐसे लिखेंगे। इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स। ये बहुत प्यारी बात है, और ये वाली बात मैंने कल समझाई थी आपको। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन से पे समझाई थी, जो मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स और सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स। तो मैं दोबारा से इस बात को समझा रहा हूँ, आज समझ में आ जानी चाहिए सबको बात, नहीं आएगी तो बताना मुझे। ये देखो, ये मानो कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक उस एपी की 20 टर्म्स हो गई, यानी कि A20 होगा, इसका मतलब 20 टर्म्स हो गई यहां तक। तो ये वाली टर्म क्या होगी? A20 होगी, ऐसे नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये कहीं पे सेकंड टर्म होगी, यहाँ पे थर्ड टर्म होगी, ऐसे डॉट 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 डाल के मैंने यहाँ पे कह दिया कि इस वाली जगह पे है 20th टर्म, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। और मैं कहूँ इन सबको प्लस कर लो, तो आप कहोगे क्या? सबको प्लस कर दो। उसको कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से लिखते हैं, S20 की तरीके से लिखते हैं। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो मैं उसको शेड कर रहा हूँ येलो, आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं कहूँ इससे अगली 20 टर्म ले लो, 20 टर्म्स ले लो, तो 20 के आगे 20 टर्म्स और आ जाएंगी इसी एपी की। तो टोटल नंबर कौन सी टर्म तक पहुंच जाओगे तुम? 40वीं टर्म तक आ जाओगे, क्योंकि 20 तो यहां से लेकर यहां तक है, इसके आगे 20 और लिखनी है, तो 20 में 20 प्लस कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? 40 टर्म्स। तो इस एपी में कितनी टर्म्स पता चल गई हमारे को? 40th टर्म तक हम चले गए, यानी कि 40वीं टर्म तक हम चले जाएंगे। इतना लिखने के बाद मैं आपसे पूछूंगा पल्ले पड़ी बात के नहीं पड़ी, ठीक है। तो जो अगली वाली 40 टर्म है उनका सम मैं ऐसे दिखा दूं, ब्लू कलर से दिखा दूं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस बात में समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक बात है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये येलो वाली टर्म्स को प्लस करके क्या तुम्हारे पास कोई रूल है काम करने के लिए? हाँ कहोगे सर ये स्टार्टिंग वाली टर्म्स से ये एपी की शुरुआत थी, ये तो एपी की शुरू की जितनी मर्जी टर्म का सम पूछ लो, हम तो फटाफट से रूल बता देंगे। लेकिन मैं कहूँ सिर्फ ब्लू वाली टर्म्स का सम बता दो, तो आप कहोगे सर इसका बताना थोड़ा सा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से बीच में से कुछ टर्म्स का उठ के सम आप पूछ रहे हो, वो कैसे निकालूं? तो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इन सारी टर्म्स का सम निकाल लूँ, 40 की 40 का, और उसमें से पहली वाली येलो वाली 20 टर्म निकाल दूँ, तो जो बचेंगी वो अगली ब्लू वाली ही बचेंगी, ये वाली ही बचेंगी। ये बात करण समझ में नहीं आई? सर आ गई। अच्छा, और खुशी
जिनको समझ में अब भी नहीं आई वो हाथ खड़ा कर सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई कि ये ब्लू वाली जो लास्ट की 20 टर्म है, जिसको ऊपर लिखा हुआ है आपने सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 के बाद जो नेक्स्ट 20 होंगी, टोटल मिला के 40 में से पहली वाली 20 निकाल दूं तो लास्ट वाली 20 ही बचेंगी ना, नेक्स्ट वाली 20 टर्म्स का सम ही आएगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? जिसको समझ में नहीं आई खुले दिल से हाथ खड़ा कर दो जय माता दी करके। आ गई है समझ में? खुशी, माही और जो बच्चे कह रहे थे पहले नहीं आई, अब आगे समझ में अगर सर आ गई? ठीक है, आ गई। ठीक है। तो मैं इसको, ये तो हो गया थोड़ा सा डायग्राम सा बना के मैंने काम करवा दिया आपको, ठीक है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे? तो ये तो हो गया S20, ये सीधी सीधी सी फॉर्मूले वाली भाषा है। येलो वाला S20 में लिख सकता हूं, लेकिन ब्लू वाले को क्या मतलब है? ब्लू वाले का मतलब था सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स। लेकिन इस पे मैं मैथमेटिकली काम कैसे करूं? ये तो स्टेटमेंट दे दी। मैथमेटिकली काम ऐसे करना होगा कि 40 टर्म्स को प्लस कर लो, यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट वाली टर्म तक जितने भी हैं सबको प्लस कर दो, और उसमें से येलो वाली धक्का मार दो, माइनस करा दो, तो जो बचेंगी वो ब्लू वाली बचेंगी और वो होंगी अगली 20 टर्म्स का सम। तो S40 में से S20 माइनस करा दूं तो सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स आ जाएगा। हाँ ठीक बात है, ये वाली बात है इसके अंदर मेन, ये पल्ले पढ़नी चाहिए। अगर अभी भी नहीं पढ़ी होगी, क्वेश्चन चल रहा है, आप हाथ खड़ा कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि कौन हाथ खड़ा कर रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा। महक श्रीवास्तव बेटा क्लियर है आपको बात? यस सर। हाँ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो आपने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, नंबर नहीं बताया क्या आएगा, उसने कहा कि रिलेशन बता दिया उसका अगली वाली टर्म से, इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स। अच्छा, इफ फर्स्ट टर्म इज 1, चलो शुक्र है भगवान का कुछ तो बताया आपने। आपने कहा फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, चलो इसको मैं लिख ही लेता हूं, बाकी बात अब बाद में करेंगे क्या करना है। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो सम ऑफ 20 नेक्स्ट 20 टर्म्स था ना, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं अपनी तरफ से कि मैंने इसको लेट कर लिया, एक नाम दे दिया इसको, ऐसे दे देता हूं NS20, ऐसे नाम दे दिया मैंने, NS20 नाम दे दिया। इसका मतलब है नेक्स्ट 20 टर्म्स का सम, ऐसे ही दे दिया मैंने। आज से पहले वैसे मैंने कभी ये नाम दिया भी नहीं पढ़ाते हुए, हाँ पहली बार दिया NS20। नहीं तो तुम इसको ऐसा करो, बेहतर है कि तुम x ही मान लो, यही काम करेगा। अच्छा, अगली 20 टर्म्स का सम अभी लेट कर लिया x, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, वापस से स्टेटमेंट पे जाते हैं और उसके हिसाब से मैथ्स की एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/3 ऑफ द नेक्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। यानी कि S20 पहली 20 टर्म्स का सम अगले वाली 20 टर्म्स के सम का 1/3 है, ऐसे लिख सकता हूं। यही तो मतलब बनता है आपकी जो स्टेटमेंट आपने जो अंग्रेजी में स्टेटमेंट दी है उसको मैथ्स के अंदर ऐसी तो लिखा जाएगा। हाँ जी हाँ, इंग्लिश वाली स्टेटमेंट को मैथ्स की स्टेटमेंट में ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा जी, काम कर लेते हैं अब इस पे भी। अब S20 का S20 रहा, x की जगह पे अब मैं वो फॉर्मूले वाला पार्ट लिख रहा हूं, ये वाला S40 माइनस S20 और 1/3, ठीक है। अब क्या करूं जी? अब S20 का तो S20 रहा, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि इस पूरे का 1/3 करा तो 1/3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो कितना हो जाएगा? S40 डिवाइडेड बाय 3, S20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब क्या करूंगा? S20 वाली वैल्यूज एक तरफ कर लूंगा। S20 तो दे ही रखा है, ये माइनस का S20 था, S20 अपॉन में 3, ये वाली टर्म को उठा के मैं इस तरफ भेज रहा हूं, तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का S20 अपॉन में 3 हो गया, किसके इक्वल? S40 अपॉन में 3 के। अच्छा जी, इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं? इसमें से 3 एलसीएम ले सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 3 S20 प्लस S20 इज इक्वल टू S40 अपॉन में 3, ठीक है। दोनों के नीचे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है जी। 3 टाइम्स S20, 1 टाइम S20, इसको सॉल्व करूंगा, ये लाइक टर्म्स हो गए ना, यानी कि S20 की वैल्यू को अगर तुम m मान लो, S20 की वैल्यू को अगर तुम m मान लो तो ऐसे बनेगा 3m प्लस m, और इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4m, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ किसका? S20 का, किसके इक्वल है? सम ऑफ 40 टर्म्स के। ये मुझे
इस कैलकुलेशन से एक बहुत आसान सी चीज़ अब मिल गई। मैं इस पर काम करूँगा अब सारा कुछ। आप चाहते तो वो प्रॉपर यहीं पे सारी वैल्यूज खोल खोल के प्लस माइनस करा के सॉल्व कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब मेरे को S20 या Sn का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे 3 बार लगाना पड़ता, 1 बार 2 बार 3 बार, और माइनस के बाद भी वो बड़ा लंबा चौड़ा काम करना पड़ता। लेकिन इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 बार लगेगा और वो माइनस के बाद साइन चेंज करने वाला कोई स्टेप नहीं आने वाला यहाँ पे, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है? ये जो मैंने करा है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, और उसके बाद सिर्फ मैंने वैल्यूज लगा के कैलकुलेट करना शुरू कर दिया S20 और S40 में क्या रिजल्ट बन रहा है। S20 4 टाइम्स किसका, S20 का, यानी कि Sn वाला रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे, 20/2 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 20-1 19, और d की जगह पे d, और a की जगह पे क्या लगाना है, मुझे 1 लगाना है। a की जगह पे 1 लगाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म इज 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे 1 लगा दूंगा तो 2 की a से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, किसके इक्वल, S40 के। S40 के अंदर मतलब Sn का रूल लगाऊंगा, n की जगह पे 40, तो कितना हो जाएगा 40/2 2a यानी कि 2 × 1 2 प्लस n-1 40-1 39, और d का d। चलिए जी, अब क्या हुआ काम, 4 2 से 20 को डिवाइड करा 10, 2 से 40 को डिवाइड करा 20, 10 से यहाँ तो ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा के प्लस माइनस करा लो, या तुम काटना पीटना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा। देखो 4 की 10 से मल्टीप्लाई 40, 2 प्लस 19d 20, 2 प्लस 39d। इसके बाहर 40 है, इसके बाहर 20, आपस में कट सकते हैं ना ये 2 पे, तो ऐसे छोटा कर सकते हो। अगर ये चीज़ ऐसे काटनी नहीं आ रही तो नॉर्मल जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो वैसे कराओ, एक तरफ ले जाओ बिना डी वाले नंबर, एक तरफ ले जाओ डी वाले नंबर, प्लस माइनस डिवाइड कर दोगे, वही आंसर आएगा जो मेरा यहाँ बनने वाला है। ठीक है, मैंने 20 और 40 को डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 2 से ब्रैकेट खोल दिया 4 प्लस 38d, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 39d, 39d के पास मैं d को भेज रहा हूँ 38 को, और 4 के पास ये वाला 2 ला रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 4 - 2 इज इक्वल टू 39d माइनस 38d, 2 इज इक्वल टू 1d, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 2। a आपने दे ही रखा है, अब क्या पूछ रहे हो आप, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। अच्छा S30 पूछ रहे हो, कोई आसान बात तो पूछ लो। S30 कितना आ जाएगा, 30/2 2 इंटू a 2 आ जाएगा, n-1 29, और d की जगह पे 2, ये कटने के बाद आया 15, 2 प्लस 58 और 2 कितना होता है 60। S30 की वैल्यू आ गई 900। आया समझ में, बताओ जी आया कि नहीं आया? यस सर। तो बस आज इतना ही करें। यस सर। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, आप इसको ट्राई कर लेना चाहे तो, या ये वाली शीट भी भेजता हूँ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये मैं कॉपी कर ही देता हूँ अभी फिलहाल। सर अगली क्लास में करा देना। कराऊंगा मैं अगली में, आप देख लो एक बारी क्या है क्वेश्चन। pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म। अब वो pth टर्म को pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ना है मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी पढ़ लेना। p वाली जो टर्म है, p पोजीशन की टर्म वो a है, q पोजीशन वाली टर्म वो b है, और r पोजीशन वाली टर्म वो c है। तो हमें प्रूव करना है p टाइम्स b माइनस सी प्लस q टाइम्स c माइनस ए प्लस r टाइम्स किसका a माइनस बी का 0 के इक्वल है। ये चीज़ प्रूव करनी है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको करके देखना। ये वाले क्वेश्चंस, ये पीडीएफ मैंने भेज दी थी इससे पहले वाली पीडीएफ। बताओ, इससे पहले वाली पीडीएफ मैंने भेज दी थी। यस सर। ठीक है, तो आज वाली भी भेज देते हैं आपको, और करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टॉपिक कतई नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आज अपनी किसी भी कॉपी पे आप फ्रंट पेज पे लिख लेना इस बात को। कुछ एक चीज़ें होती हैं तो बेहद आसान होती है कि एक बार ही सामने वाला करा रहा है तो उससे आ जाएगा, लेकिन एपी नहीं आने वाला। ठीक है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आपके सिलेबस की बात करें तो इतने ठीक ठाक हैं, यहाँ तक कि अगर आप समझ पाते हो तो कर पाओगे पेपर के अंदर के क्वेश्चन। ये जो शीट भेजी हुई है वो तैयारी कर लो, पूरी तैयार कर लो, करके देख लो। क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो फिर बोल रहा हूँ करके देख लो। ठीक है, बाकी करते हैं अगली क्लास में। जयराम जी की बाय बाय।